हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। मसल्स वाला ही सेशन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये हमारा 4th वीडियो है एक्चुअली मसल्स के ऊपर। देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझना है तो पहले ये ज़रूरी है कि आपको जो इसका 3rd पार्ट है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात की थी, वो वाला वीडियो अच्छे से देखो। अगर वो वीडियो आपको नहीं समझ में आया है तो फिर ये टॉपिक समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पहले एक बार आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स स्टडी करें, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रहे, जो मेंबर्स है हमारे चैनल के, उन मेंबर्स को कहूँगा मैं कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और हमारे जो मेंबर्स वाला ग्रुप है उसके साथ जुड़ें, ताकि उस ग्रुप में मैंने आप लोगों को भी मैसेजेस अलाउ कर रखे हैं। तो आपको किसी भी तरह का डाउट रहे या कुछ इंटरेक्शन करना हो तो आप जो है वहाँ पर अपना मैसेज उस ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेंबर्स प्लीज़ आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें और मुझे इन्फॉर्म करें कि आप हमारे मेंबर हैं, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं, तभी है ना ये फ्रूटफुल हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहली बात कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, मसल का कॉन्ट्रैक्शन अगर हिंदी में बोलूँ मैं तो संकुचन कहते हैं इसे। मतलब कि क्या हो रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल का संकुचन हो रहा है, छोटा हो जाना साइज में। अब इस GIF को देखो, आपको इसमें आपको दिख रहा होगा कि मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से फ़ायदा क्या होता है ये देखें आप। देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये मसल टेंडन की हेल्प से कहाँ पे जुड़ा है, आगे जाके किसी बोन पे। यहाँ देखो आप, ये मसल टेंडन की हेल्प से यहाँ बोन पे जुड़ा है। तो जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मसल जहाँ जिस बोन से जुड़ा है वो मूवमेंट वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, हम है ना, वो मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ मसल्स, ठीक है। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये मूवमेंट होते रहते। तो हमें ये वाले मूवमेंट की स्टडी करनी है। सबसे पहले स्टडी करेंगे 2 पॉइंट्स, मोटर यूनिट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो प्रोसेस है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से होता है ना। नर्वस सिस्टम जब कोई इम्पल्स सेंड करता है, जब कोई मैसेज सेंड करता है मसल को, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पल्स, कि न्यूरॉन्स एक इम्पल्स लेकर आते हैं। और टेक्निकली बोलूँ तो उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। जो आपने पढ़ा होगा ना कि न्यूरॉन डीपोलराइज होते हैं और डीपोलराइज होने के बाद में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल बाद में इस न्यूरॉन से पहुंचेगा मसल फाइबर में, और जब ये मसल फाइबर में पहुंचेगा ये एक्शन पोटेंशियल, तब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। यानी कि आप इसको ऐसे समझें कि न्यूरॉन और वो सारे मसल फाइबर्स, देखो ये जो अलग अलग कलर में मैंने रॉड्स दिखा रखी है ना, ये सारी मसल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स और वो सारे मसल फाइबर जो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन की वजह से डीपोलराइज हो रहे हैं या जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको आप कहते हो मोटर यूनिट। क्या कहते हैं, मोटर यूनिट। क्या क्या आएगा इस मोटर यूनिट में, देखो एक तो आएगा मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्यों कह रहे हैं इसको भी आप समझें। देखो, आपको अच्छे से पता है जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड या CNS अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन मैसेज लेके जाता है CNS तक, उसको आप कहते हो सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। जो मैसेज लेकर जाता है उसको आप क्या कहते हो, एफरेंट न्यूरॉन। और उसके रेस्पॉन्स में स्पाइनल कॉर्ड जब किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलती है तो ये जो इम्पल्स लेके जाने वाला न्यूरॉन है उसको आप कहते हो मोटर न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन या इफेरेंट नर्व। ये आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन में। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी मसल को कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स या कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देती है तो वो जिस न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है उसको आप कहते हो मोटर न्यूरॉन। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन और उस मोटर न्यूरॉन से एसोसिएटेड सारे मसल फाइबर्स, उस मोटर न्यूरॉन से एसोसिएटेड सारे मसल फाइबर्स जिनका अब इस एक सिग्नल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे, मोटर यूनिट। आई होप चीज क्लियर है अब आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझने के लिए एक बार आप समझो पहले साइनेप्स। आपने नर्वस सिस्टम में
साइनेप्स पढ़ा होगा। उस साइनेप्स में आप क्या कहते हो? साइनेप्स में आप कहते हो कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है उसे आप कहते हो साइनेप्स। मतलब ये वाला न्यूरॉन, ये डीपोलराइजेशन वेव इस न्यूरॉन से आ रही है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और अब ये वेव डीपोलराइजेशन वेव इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसको आप कहते हो साइनेप्स। अब न्यूरॉन में जिसे आप साइनेप्स कहते हो उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं मसल्स में। आप समझो अगर साइनेप्स है, अगर ये साइनेप्स है तो ये न्यूरॉन 1 यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये न्यूरॉन 2 यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। लेकिन अगर मैं इस न्यूरॉन की जगह यहाँ पे लगा दूं मसल तो ये बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेजेस का ट्रांसफर हो रहा हो, इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको आप कहोगे साइनेप्स। और यही इंपल्स का ट्रांसमिशन अगर एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में हो रहा है तो उसे आप कहते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर NMJ। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है मोटर एंड प्लेट। क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मोटर न्यूरॉन जो इंपल्स लेकर आ रहा था वो इंपल्स जिस प्लेट पर जाकर एंड होगी उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, है ना। ये मसल है और ये जो मोटर सिग्नल यहाँ से आया वो इस प्लेट पर आकर क्या हो गया? एंड हो गया, और इसने मसल को अब क्या कर दिया? डीपोलराइज, है ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आप इस पिक्चर को देखो अच्छे से, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक मोटर न्यूरॉन और ये एक मोटर न्यूरॉन अलग अलग नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहा है। देखो ये यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर रहा है, अगेन ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस एक मोटर यूनिट में, समझना अच्छे से, इस एक मोटर यूनिट में ये पहला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ये तीसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वापस बता रहा हूं मैं, एक बार कलर चेंज कर रहा हूं, शायद येलो कलर दिख नहीं रहा प्रॉपर। देखो एक मोटर न्यूरॉन यहाँ पर ये पहला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है, ये दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है और ये तीसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है। अब ये तीनों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्लस ये मोटर न्यूरॉन, इनको मिलाकर आप क्या कहते हो? मोटर यूनिट। यानी आप ये कह सकते हो कि एक मोटर यूनिट में मल्टीपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकते हैं। एक मोटर यूनिट में एक से ज्यादा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन और उस मसल फाइबर के बीच का जंक्शन, और जबकि मोटर यूनिट किसको कहते हैं? न्यूरॉन और उसके साथ एसोसिएटेड सारे मसल फाइबर्स जिनको ये इंपल्स सेंड कर रहा है, जिनको ये स्टिमुलेशन दे रहा है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, उसको आप कहोगे मोटर यूनिट। चलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किस तरह से ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का, ठीक है। और क्योंकि इसको समझोगे तभी आप समझ पाओगे आगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब आप एक चीज तो गौर करें यहाँ पे कि सबसे पहली बात, अगर ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो आपको साइनेप्स भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको अब आप समझना शुरू करें। देखो मैंने क्या कहा, एक मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेकर आता है और ये इस इंपल्स को ट्रांसफर करेगा एक मसल फाइबर को, ठीक है। यानी ये मोटर न्यूरॉन जो एक्शन पोटेंशियल लेके आ रहा है, यानी ये मोटर न्यूरॉन जो डीपोलराइजेशन वेव लेके आ रहा है, इस डीपोलराइजेशन वेव से अब हम मसल को भी क्या करने वाले हैं? डीपोलराइज। और जब मसल डीपोलराइज होगी उसके बाद मसल का होगा कॉन्ट्रैक्शन। आप जब तक मसल को डीपोलराइज नहीं करोगे तब तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। आप तो ऐसे समझें कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मसल में पहुंचेगा उसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और एक्शन पोटेंशियल के पहुंचने की वजह से मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ये सिस्टम जैसा आप साइनेप्स में स्टडी करते हो। चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये देखो, ये मैं पहले एक बार ये पिक्चर दिखा देता हूं आपको कि इसमें क्या क्या है। ये है आपका मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन, और ये यहां पर है ये मसल। ये क्या हो गई? मसल। अब बिकॉज डीपोलराइजेशन यानी जो मोटर इंपल्स जो आ रहा है वो यहां पर आकर इस मसल में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसी को नाम दे दिया हमने मोटर एंड प्लेट, ठीक है।
अब आप समझें, न्यूरॉन जो रहता है उस न्यूरॉन के एंड में ये जो एक्सॉन का जो टर्मिनल रहता है, जो एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन का एंड पार्ट है, उसमें बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ होता है एक केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। बिल्कुल साइनेप्स में हम पढ़ते हैं ना, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उसमें होते हैं बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। यानी आप ये कह सकते हो कि अब इस केस में ये जितने भी आपको वेसिकल्स, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स, इनमें एसिटाइल कोलिन भरा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स आगे बढ़ा, मोटर न्यूरॉन से डीपोलराइजेशन की वेव आगे बढ़ी, और जैसे ही ये डीपोलराइजेशन की वेव एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचती है, इस एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम के चैनल्स। तो जैसे ही डीपोलराइज होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से कैल्शियम अंदर एंटर करेगा इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी न्यूरॉन, है ना, जिसको आप क्या कहते हो? एक्सोप्लाज्म, है ना। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। मसल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म, है ना। ये टर्म्स पढ़े होंगे आपने। तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। ये सब कंसेप्ट्स आपको पता होंगे। देखो, कोई सेल जो होता है ना, सेल हमेशा टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, और टिश्यू के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये फ्लूइड सेल के बाहर है, इसलिए इस फ्लूइड को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा क्या मतलब क्या हो गया? बाहर की तरफ, यानी सेल के बाहर। और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर का फ्लूइड, यानी बेसिकली आप साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को ही एक और नाम दिया जाता है इंटर सेल्यूलर फ्लूइड, यानी दो सेल्स के बीच का फ्लूइड। तो ये जो है ना बच्चों, ये थोड़े बेसिक्स है जो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना है कि ECF कहाँ है, ICF कहाँ है, ICF और साइटोप्लाज्म कहाँ है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको फिर भी इसमें कंफ्यूजन रहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है बॉडी फ्लूइड्स नाम से, जिसमें हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सभी फ्लूइड्स का हमने डिस्कशन किया है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हो। देखो, बहुत सिंपल मैं बताऊँ आपको, अगर आपको मेरे ही चैनल का कोई वीडियो सर्च करना है तो आप तो बस सर्च ऑप्शन में जाके टॉपिक का नाम लिखो और उसके आगे लिख दो इल्यूम बायोलॉजी, तो वो सबसे पहले ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो ठीक है, वापस चलते हैं हम हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। सबसे पहले हमने कहा कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा था, अब वो अंदर आ गया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि एक्सोप्लाज्म में। अब ये कैल्शियम पहुंचता है साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास में, और साइनेप्टिक वेसिकल्स को लेकर जाएगा कहाँ पे? इस मेम्ब्रेन पे, ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर लेके जाता है। अब ये जो वेसिकल्स है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस करते हैं। अब इसको समझना है आपको कि ये कैसे फ्यूज होते हैं और कैसे एक्सोसाइटोसिस करते हैं। यानी बेसिकली आप ये टर्म समझो एक्सोसाइटोसिस, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई सेल अपने अंदर से बाहर कुछ रिलीज करना चाहे तो वो एक्सोसाइटोसिस मेथड से करता है। कैसे करता है इसको आप समझें। ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और समझो ये कोई साइनेप्टिक वेसिकल है या कोई भी वेसिकल है, हमें कोई भी चीज़ का ना सेल से बाहर निकालना है उसको, तो हम एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल जाएगा और ये जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा ऐसे। तो ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब ये इस तरह से बाहर आपको ऐसे हो जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट कहाँ पे आ गया है? बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने की वजह से अब इसके अंदर जो भी कंटेंट था ये तो बाहर की तरफ आ गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन वहाँ से बाहर निकल के
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है स्पेस, है ना। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो स्पेस है बीच में, इसको हमने कह दिया क्लेफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन कहाँ आ गया? एसिटाइल कोलिन आ गया क्लेफ्ट में। तो ये जो आपको क्लेफ्ट में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे एसिटाइल कोलिन है। ये देखो आप वेसिकल के अंदर दिखा रखे हमने इस तरह के रेड डॉट्स। ये कहाँ पे आ गए? ये आ गए क्लेफ्ट में। क्लेफ्ट में आने के बाद अब हम चलते हैं मसल फाइबर पे। तो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद है हमने नाम रखा था इसका अलग से, सार्कोलेमा कहते हैं इसको। तो मसल फाइबर की जो सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब नाम से ही समझ में आ गया है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स क्या काम करेंगे कि जो क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये रिलीज होने के बाद में जाकर ये बाइंड हो जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होगा, एसिटाइल कोलिन जैसे ही अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, सार्कोलेमा पे प्रेजेंट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, यानी जो सोडियम के चैनल्स हैं, ये ओपन अप हो जाएंगे। और जैसे ही सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर चला जाएगा मसल के अंदर। और आपको पता है जब भी सोडियम सार्कोलेमा में या न्यूरिलेमा यानी कि जो आपका एक्सोलेमा है उसके अंदर एंटर करेगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। आई होप आपने पढ़ा होगा डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन में आप क्या पढ़ते हो? डीपोलराइजेशन में हम पढ़ते हैं कि सोडियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, और जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आता है, अब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देगा, है ना। आप पढ़ना डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। इस पर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, बहुत अच्छे डिटेल में वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो नर्व कंडक्शन पे आपको वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या है, ठीक है, उसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको वहाँ पे उन वीडियोस में और आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि अब मसल फाइबर जो है वो डीपोलराइज हो गया। और जैसे ही मसल फाइबर डीपोलराइज होता है, मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है कैल्शियम+2। ठीक है, अब ये कैल्शियम+2 आगे कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन को लीड करेगा वो हम पढ़ेंगे। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि पहले होगा मसल का डीपोलराइजेशन, और जब डीपोलराइजेशन होगा मसल का, तभी होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इस चीज को वहां समझ सकते हो ना, जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप क्या वर्ड यूज करते हो? एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और फिर आप पढ़ते हो एट्रियल सिस्टोल। तो भाई हार्ट है क्या? मायोकार्डियम यानी मसल्स। तो जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा तभी तो एट्रिया का सिस्टोल होगा, है ना। वो लाइंस लिखी होती है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तब मसल्स तक मैसेजेस जाते हैं और मसल जो है अब कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हो सकता है देखो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार साइनेप्स वाला वीडियो अच्छे से देखो, वहाँ हमने क्या चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो आपको जब डिटेल टू डिटेल पढ़ोगे ना अच्छे से, तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ठीक है, ये वीडियो तो केवल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, इसलिए हम इसको इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट शॉर्ट में एक बार अगर आपको वापस बताना चाहूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? डीपोलराइजेशन की वेव एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंची। सेकंड स्टेप में इस डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम के गेट्स ओपन हुए। तो कैल्शियम अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया। जैसे ही कैल्शियम साइटोप्लाज्म एंटर हुआ, ये इन वेसिकल्स को लेके जाता है मेम्ब्रेन की तरफ और करवाता है इनका एक्सोसाइटोसिस। चौथे स्टेप में एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज हुआ। तो पांचवें स्टेप में ये जाकर बाइंड होगा अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में रिसेप्टर्स जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं, सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। सोडियम गेट्स ओपन होगा तो सोडियम जो है अंदर एंटर करेगा, और जैसे ही सोडियम अंदर एंटर करेगा वैसे ही मसल क्या हो जाएगी? डीपोलराइज। यहाँ देखो आप, एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में आ गया, समझ में आया। अब ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल को क्या कर देगा? डीपोलराइज। और जैसे ही मसल डीपोलराइज होगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आने लगेगा। यानी कि ये सारा का सारा खेल कैल्शियम ने शुरू किया,
ये सारा का सारा खेल कैल्शियम ने शुरू किया और मसल में भी आकर अब कॉन्ट्रैक्शन भी कैल्शियम शुरू करेगा। यानी डीपोलराइजेशन भी इनिशिएट किया कैल्शियम ने और कॉन्ट्रैक्शन भी इनिशिएट करेगा कौन? कैल्शियम। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलते हैं कि किस तरह से ये कैल्शियम एक रिलैक्स्ड मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने बात की थी ट्रोपोनिन प्रोटीन की। हमने कहा था कि ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी जुड़ा है इस ट्रोपोमायोसिन के साथ और ट्रोपोनिन आई जुड़ा है जी एक्टिन के साथ में। यानी आप ये कह रहे हो कि ट्रोपोनिन ऑल ओवर एक तरफ जुड़ा है एक्टिन के साथ और एक तरफ जुड़ा है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है, अब ये रही एक्टिन की एक्टिव साइट, ये हमने कल देखी थी। ये एक्टिन की एक्टिव साइट कौन सी? ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखा रखे हैं, ये एक्टिन की एक्टिव साइट है। तो जब एक्टिन जब रिलैक्स कंडीशन रहती है मसल की, तो इन एक्टिन की एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होता है? ट्रोपोमायोसिन। ये देखो आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रोपोमायोसिन जाकर बाइंड हो रखा है एक्टिन की एक्टिव साइट पे। आप देखो जितने भी ब्लैक बॉल्स दिख रही है यहाँ पर, इन बॉल्स पे कौन अटैच्ड है? सारा का सारा ट्रोपोमायोसिन। तो जब एक्टिन पे ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है तो मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में। अब हम चलते हैं कैल्शियम के पास। आप देखो हमने क्या किया था, जब डीपोलराइजेशन हुआ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ। अब ये कैल्शियम आया और ये कैल्शियम आकर बाइंड हो गया ट्रोपोनिन सी के साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा, समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा, ये ट्रोपोनिन में एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लेके आता है। ये ट्रोपोनिन में एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लेके आता है और इस चेंज की वजह से ट्रोपोनिन का जो आई वाला यूनिट है ये एक्टिन से सेपरेट हो जाएगा। यानी ये एक्टिन अलग हो गया और ये पूरा का पूरा सिस्टम अलग हो गया। अब आप खुद देखो, जब ट्रोपोनिन आई एक्टिन से जैसे ही अलग होगा, ये पूरा का पूरा यूनिट को खींच लेगा। यानी ये पूरा का पूरा यूनिट एक्टिन से अलग हो जाएगा। और ये सेम ट्रोपोनिन एक तरफ ट्रोपोमायोसिन से भी जुड़ा है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिन से सेपरेट हुआ, वैसे ही उसने ट्रोपोमायोसिन को भी एक्टिन से सेपरेट कर दिया, क्योंकि ट्रोपोनिन आई, सी और टी आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही वो खिसका, उसने ट्रोपोमायोसिन को भी वहां से खिसका दिया। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन वहां से खिसका, सारी की सारी एक्टिव साइट्स देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट है एक्टिन पे, वो सारी की सारी क्या हो गई? एक्सपोज। तो जब ये एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गई, यानी कि अब ये रेडी है मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए। तो हमने, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में देखा था कि एक्टिन के ऊपर सेम एक्टिव साइट पे ट्रोपोमायोसिन भी जुड़ेगा और मायोसिन भी जुड़ेगा। जब मसल रिलैक्स्ड कंडीशन पे होगी तो इस पे जुड़ता है ट्रोपोमायोसिन, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा तो उस पे जुड़ता है मायोसिन। और यही रीजन है कि हमने इसका नाम ट्रोपोमायोसिन रखा। क्या रखा है? ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ये मायोसिन की तरह ही काम करता है। कैसे काम करता है? एक्टिन से जुड़ने का। तो एक्टिन पे या तो एक्टिन की एक्टिव साइट पे या तो मायोसिन जुड़ा होगा या फिर ट्रोपोमायोसिन जुड़ा होगा। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें आप। एक क्वेश्चन समझो, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक्टिन से क्या जुड़ा रहता है, और मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन दूं ट्रोपोमायोसिन और दूसरा ऑप्शन दूं ट्रोपोनिन। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है कि एक्टिन से कौन जुड़ा होता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप कहोगे कि ट्रोपोमायोसिन भी जुड़ा है और ट्रोपोनिन भी जुड़ा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिन की एक्टिव साइट पे या एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे कौन जुड़ा है, तो आप कहोगे कि ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट पे नहीं जुड़ता, उसकी बाइंडिंग साइट पे केवल ट्रोपोमायोसिन जुड़ेगा या फिर मायोसिन जुड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एक्टिन पे टीआई यानी ट्रोपोनिन आई जुड़ता है, लेकिन वो उसकी एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता। एक्टिव साइट पे या तो ट्रोपोमायोसिन या फिर मायोसिन। तो जैसे ही कैल्शियम आया, कैल्शियम ने कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लेके आया एक ट्रोपोनिन में, और इस कॉन्फ़िगरेशनल चेंज की वजह से आई वाला जो इसका सब यूनिट है ये एक्टिन से सेपरेट हुआ, और इसने उस सेपरेशन की वजह से ट्रोपोमायोसिन को भी वहां से हटा दिया। अब जैसे ही ट्रोपोमायोसिन वहां से सेपरेट होगा, एक्टिव साइट्स ओपन अप हो गई, और ये एक्टिव साइट्स जब ओपन अप हो गई तो इन एक्टिव साइट्स पे आकर अब मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड होने लगेगा। हमने, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से मायोसिन जो होता है ना, उस मायोसिन का एक हेड और एक शॉर्ट आर्म रहता है। आर्म प्लस हेड, इन दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया था? क्रॉस आर्म। आप देखो इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका आर्म वाला पोर्शन और ये इसका हेड वाला पोर्शन।
इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज। अब ये क्रॉस आर्म आकर किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा एक्टिन की एक्टिव साइट जो अब एक्सपोज हो गई। ठीक है, तो अब ये जा जाके इसके हेड किसके साथ जुड़ गए, एक्टिन की एक्टिव साइट पे। अब ये किस तरह से बिहेव करेंगे ये आपको इस एक GIF से समझ में आ जाएगा। इस GIF को अच्छे से देखो आप कि किस तरह से एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन हेड जुड़ता है और हेड जुड़ने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। जैसे ही हेड पोजीशन चेंज करेगा, हेड अपने साथ में एक्टिन को क्या कर लेगा, खींच लेगा पीछे की तरफ। देखो आप इस GIF को अच्छे से, हेड जुड़ा और उसने एक्टिन को अपनी तरफ खींच लिया, इसको स्लाइड करवा लिया अपने ऊपर। मैं एक बार बताता हूँ, देखो ये हेड बाइंड हुआ इसके साथ, और बाइंड होने के बाद हेड जो पहले ऐसे था अब इस तरह से इसने एक स्ट्रोक लगा लिया, आप ऐसे समझ लो। इसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है, इसको कहा जाता है पावर स्ट्रोक। और ये पावर स्ट्रोक तब तक चलता रहेगा जब तक एक्टिन के, जो हमने पढ़ा था ना कि दो एक्टिन के बीच में H जोन होता है, यहाँ पे है ना, पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको वापस दिखाऊंगा। दो एक्टिन के बीच में H जोन होता है, तो इस तरफ से तो ये एक्टिन इस तरफ खींचेगा और इस तरफ से ये एक्टिन इस तरफ खींचेगा, तो ये दोनों आसपास आते रहेंगे और ये तब तक खींचता रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते। पर ओवरलैप इसको ये होने नहीं देगा, ये इसको ओवरलैप नहीं होने देगा। हाँ, दोनों आई बैंड्स को पास पास में, दोनों जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उन दोनों को बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कर देगा, लेकिन इनको ओवरलैप ये नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। ये जो स्ट्रोक लगा रहा है ना मायोसिन का हेड, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। अब हमने पिछले वीडियो में आपको याद हो तो पढ़ा था कि मायोसिन के हेड पे एटीपेज एंजाइम रहता है ना। इस पे हमने दो एक्टिव साइट्स पढ़ी थी, एक साइड थी एटीपी के लिए, देखो इस पे दो साइड रहती है, एक साइड रहती है एटीपी के लिए और दूसरा जो रहता है वो रहता है एक्टिन के लिए। तो एक तो एक्टिन के साथ जुड़ गया यहाँ पे और यहाँ पर आकर जुड़ता है एटीपी, और जब एटीपी इस पे आके जुड़ेगा तब एटीपी से बनेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एटीपी का होगा हाइड्रोलाइसिस। और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी की हेल्प से मायोसिन इस एक्टिन के साथ में बाइंड होगा और प्लस पावर स्ट्रोक लगाएगा। यानी कि एटीपी की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है हमें, पहले इस केस में एक तो ज़रूरत पड़ रही है हमें इसकी बाइंडिंग में एक्टिन और मायोसिन की, और दूसरा ये जो मायोसिन जो पावर स्ट्रोक लगा रहा है बार बार, उस पावर स्ट्रोक के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एटीपी से आती है। यानी ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस हम किसे कहते हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जो जिसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वो एक एक्टिव प्रोसेस है। तो आई होप आपको इस इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेते हैं हम लोग एक बार। देखो इस डायग्राम को आप देखो अच्छे से, इसमें इन्होंने क्या शो कर रखा है, ये सबसे पहला स्टेप शो किया हुआ इन्होंने। ये कह रहे हैं कि ये हेड है, ठीक है। इस हेड पे इन्होंने एडीपी और एपी दिखाया, ठीक है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि पहले स्टेप में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एडीपी बना, एनर्जी निकली, और जैसे एनर्जी निकली ये मायोसिन और ये एक्टिन आपस में क्या हो गए, बाइंड। अब आप देखो बाइंड होने के बाद में इसने लगाया पावर स्ट्रोक। कैसे लगाया पावर स्ट्रोक, आप इसका पोजीशन देखो। पहले आपको हेड ऐसे दिख रहा है, अब हेड कैसा दिख रहा है, ऐसा। यानी ये हेड इस तरफ से टिल्ट हुआ है, ये हेड इस तरह से टिल्ट हुआ है, तो ये हो गया टिल्टिंग, ये टिल्ट हो गया। अब ये देखो ये और ज़्यादा टिल्ट करेगा, ये हो गया पावर स्ट्रोक। मतलब आप ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया और अब ये ऐसे हो गया, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। समझ में आया। अब ये पावर स्ट्रोक लगाने के बाद में इसने एक्टिन को इस तरफ खींचा, अब ये वापस यहाँ से डिटैच होगा, वापस यहाँ से डिटैच होगा, और अब ये इस पॉइंट पे बाइंड होगा। समझना, पहले ये इस पॉइंट पे बाइंड हुआ था, ये ए पॉइंट है, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए। ये पहले ए पॉइंट पे बाइंड हुआ, फिर इसने इसको खिसका दिया, स्लाइड करा दिया। इसने जब इसको स्लाइड करा दिया तो ए यहाँ पे आ गया, अब ये वापस डिटैच होगा और डिटैच होके अब पॉइंट बी पे जुड़ेगा। अब ये पॉइंट बी को इस तरफ खींचेगा। कब तक खींचेगा, जब तक दोनों एक्टिन एक दूसरे के आसपास नहीं आ जाते। और यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर बता दिया कि अब जो ये हेड है जब यहाँ से वापस डिटैच होगा तो इसको डिटैचमेंट के लिए भी एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और एटीपी को हाइड्रोलाइज करके ये वापस एनर्जी गेन करेगा,
और इस एनर्जी से अब जाकर ये डिटैच होगा। पहले तो यहाँ से पॉइंट ए से डिटैच हुआ और अब जाकर इस पॉइंट बी से वापस अटैच होगा। यानी कि अगर मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग करवानी है, यानी कि उनकी अगर आपको चाहे बाइंडिंग करवानी हो या फिर आप एक्टिन और मायोसिन को डिटैच करवाना हो, दोनों ही केस में आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के कौन से स्टेप्स पे आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप आंसर देंगे कि एक तो बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन का पावर स्ट्रोक। भाई बाइंडिंग करेगा और बाइंडिंग करके क्या करेगा, पावर स्ट्रोक, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एटीपी की। और उसके अलावा डिटैचमेंट जब होगा एक्टिन और मायोसिन का, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एटीपी की। अब ये जो थ्योरी है, हाँ एक सेकेंड, फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप देखा हमने, बाइंडिंग हुई एटीपी की हेल्प से। सेकेंड स्टेप में इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, जो हमने कहा था ना, हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, कि जो हेड रहता है, हेड और शॉर्ट जो आर्म है, उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज। तो ये देख लो आप, ये हेड वाला पोर्शन और ये आर्म, तो इसको क्रॉस ब्रिज का, तो ये कह रहा है कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर ये तीसरा स्टेप क्या है, स्लाइडिंग, स्लाइड कर गया, ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ, अब ये ऐसा हो गया, तो ये हो गई स्लाइडिंग या रोटेशन ऑफ मायोसिन हेड। अब ये यहाँ पर आकर वापस डिटैच होगा, डिटैच होने के लिए भी एटीपी यूज़ किया। और फोर्थ स्टेप में देखो क्रॉस ब्रिज टूट गया। क्रॉस ब्रिज टूट गया मतलब ये जो ब्रिज बना था एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ये ब्रिज क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो दिस इज ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, जिसमें एनर्जी लगती है, एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, जिसमें एनर्जी लगती है। यानी क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी एनर्जी लगेगी और क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी लगेगा। तो ये है इसका फोर्थ स्टेप। अब इस थ्योरी का नाम हमने क्या रखा, थ्योरी का नाम रखा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आप समझो इसको क्यों कहा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। मायोसिन था, ये देखो, ये मायोसिन हमने पढ़ा था, मायोसिन में ऐसे एक्टिन रहते हैं बीच बीच में, तो ये एक्टिन फिलामेंट दोनों एक दूसरे की तरफ मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करते हैं। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट कर गए, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये इसका एक और नाम है, इसका नाम है वॉक अलोंग थ्योरी। ये भी आपको नाम समझ में आ गया होगा कि एक्टिन फिलामेंट्स है ना मायोसिन फिलामेंट के अलोंग वॉक करते हैं, यानी अंदर की तरफ मूव करते हैं। या फिर कुछ बुक्स में इसको रेचेट थ्योरी भी कहा गया है, रेचेट थ्योरी नाम दिया गया इसको। तो चाहे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलो, रेचेट थ्योरी बोलो या वॉक अलोंग थ्योरी बोलो, ये सब कुछ सेम है। और ये जिन्होंने प्रपोज की थी ये थ्योरी, वो दोनों साइंटिस्ट का नाम था टी हग्सले एंड एच हग्सले। तो हग्सले एंड हग्सले ने ये थ्योरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी, जिसको आज हम यहाँ पर स्टडी किए। और चलते हम लोग एनसीईआरटी की पिक्चर्स पे। ये देखो एनसीईआरटी ने एक पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको इस पिक्चर को अगर समझाऊँ तो हम शुरुआत करें यहाँ से। ये रिलैक्स्ड कंडीशन है। इस रिलैक्स्ड कंडीशन में हमने कहा कि जहाँ से मायोसिन शुरू हो रहा है, अब देखो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्टिन है कौन सा मायोसिन है, तो देखो दो तरीके बता देता हूँ आसान से। पहली बात तो जेड लाइन से क्या जुड़ता है, एक्टिन, तो ये एक्टिन ही हो सकता है ना, ये भी नहीं होता तो मायोसिन पे प्रेजेंट होते हैं मायोसिन हेड, तो ये जो इन्होंने दिखा रखा है ना, ये सारे के सारे मायोसिन के हेड हैं जो मायोसिन पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरह से इनको पहचान सकते हो। तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि जहाँ से मायोसिन शुरू होता है और जहाँ पे मायोसिन खत्म हो जाए वो होता है ए बैंड, तो ये हो गया ए बैंड, ठीक है। और ये रहे आपका एक्टिन, ये सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल केस। अब क्या कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये होगा कि ये हेड जाकर एक्टिन से बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही हेड जाकर एक्टिन से बाइंड हो जाएंगे, ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो दोनों एक्टिन इस तरफ मूव करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट। अब ये जो इन्होंने देखो ओवरलैपिंग दिखा रखी है ना, ये इन्होंने ओवरलैपिंग कब दिखा रखी है, जब ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है ना। क्या कह रहा है वो, ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है और ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती, हार्डली आप ये इतना सा ओवरलैपिंग इनको शो करते हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी ये मैक्सिमम पोजीशन है जितना ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई।
अब आप देखो इस पिक्चर में, अब हम बात करते हैं इवेंट्स इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना अच्छे से। देखो वापस एक बार मैं बता दूं आपको, मायोसिन से शुरू होकर मायोसिन पे खत्म होता है ए बैंड, ठीक है, और ये आई बैंड और ये एच जोन। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पूरी तरीके से तो ए बैंड का क्या होता है। तो देखो जब पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये एक्टिन ये इस तरह से सेंटर में आ जाएगा, एक्टिन पूरी तरीके से सेंटर में आ गया, ये पूरा सेंटर में आ गया, देखो एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट कर गए। लेकिन स्लाइड कौन किया, एक्टिन या मायोसिन? स्लाइड किया एक्टिन। मायोसिन जहां था वही है, मायोसिन जहां था वही है। इसका मतलब ए बैंड हम किसको कहते हैं, ए बैंड हम कहते हैं जहां से मायोसिन शुरू हुआ, जहां पे मायोसिन खत्म हुआ। तो क्या मायोसिन की पोजीशन चेंज की आपने? मायोसिन बिल्कुल स्लाइड करता ही नहीं है, यानी आप ये कहोगे कि जो ए बैंड है वो सेम रहता है, उसका जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख लो जब मैं मसल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये एक्टिन फिलामेंट दोनों एक दूसरे के पास में आ गए क्योंकि ये स्लाइड करता है, लेकिन मायोसिन जहां था वो मायोसिन वहीं रहेगा, ए बैंड बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ठीक है। अब बात करता है वो जेड लाइंस की, तो आप खुद बताओ जेड लाइंस किसके साथ जुड़ी हुई है? जेड लाइंस जुड़ी हुई है एक्टिन फिलामेंट के साथ में। तो जब एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ खींचेगा तो वो जेड लाइंस को भी अंदर की तरफ खींच लेगा, यानी दो जेड लाइंस जो है वो यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगी, यहाँ पे आगे समझो ये जेड लाइन। तो आप कहोगे कि दो जेड लाइंस के बीच में जो गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि सार्कोमियर की लेंथ क्या हो गई, कम, है ना। सार्कोमियर कैसे डिफाइन किया था हमने? सार्कोमियर हमने डिफाइन किया था कि दो जेड लाइंस के बीच का स्पेस, तो जब जेड लाइंस ही पास पास आ गई है यानी सार्कोमियर का लेंथ क्या हो गया, कम। तो इस तरह से जितने भी सार्कोमियर्स हैं उन सबका लेंथ हो जाता है कम, और जब सार्कोमियर्स का लेंथ कम हो गया तो यानी हो गया मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ए बैंड में हमने क्या कहा था कि ए बैंड का जो साइज है, जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगा। फिर आप बात करो आई बैंड की, तो आई बैंड आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि आई बैंड की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी ना, क्योंकि जो सार्कोमियर है वो छोटा हो गया है। सार्कोमियर जब छोटा हो गया है तो एक्टिन कहाँ आ गया है, एक्टिन अंदर की तरफ खींच गया, और दो मायोसिन के बीच में जो स्पेस था वो क्या कहलाता है आपका, ए बैंड। यहाँ देखो आप, मैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आप इसको आई बैंड बता रहा हूँ मैं आपको एक बार, ये इसको यहाँ देखो आप, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है। एक्टिन, ये एक्टिन था, एक्टिन इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो एक्टिन जब इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जेड लाइन और इस तरफ आ जाएगी। अब अगर जेड लाइन यहाँ पे आ गई है, समझो जेड लाइन यहाँ पे आ गई है, तो आई बैंड क्या हो जाएगा, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई बैंड हो गया। और बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम एच जोन की। एच जोन क्या था? एच जोन वो एरिया था ए बैंड का जहां पर केवल मायोसिन प्रेजेंट है ना। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये तो यहाँ पे आ गया एक्टिन, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या दो एक्टिन के बीच में अब कोई स्पेस है? नहीं है। क्या ऐसा कोई जगह है जहां पे केवल मायोसिन हो? नहीं, यानी एच जोन क्या हो गया, एच जोन पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है पूरी, है ना। तो ये आपको सारे के सारे इफेक्ट आपको जो है याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एम लाइन का क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे कि सर एम लाइन कौन सी है? एम लाइन तो वो है जो ए बैंड के बीचों बीच प्रेजेंट है, तो वो तो जहाँ थी वो वहीं रहेगी, उसमें थोड़ी बदलाव आएगा, वो वहाँ की वहीं है। देखो एम लाइन, एक्टिन बीच में आ गया है, एक्टिन बीच में आ गया है, लेकिन एम लाइन तो वहीं की वहीं है। इसको यहाँ देखोगे अगर आप एम लाइन को इस वाले डायग्राम में, तो आप इसको यहाँ देखो, ये एम लाइन थी यहाँ पे ना बीच में, तो एम लाइन वहीं की वहीं है, एम लाइन में भी किसी तरह का बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, अब मसल रिलैक्स कैसे होगी। देखो मसल रिलैक्सेशन जैसे ही डीपोलराइजेशन, हमने क्या कहा, मसल हो गई डीपोलराइज। अब जैसे ही मसल का डीपोलराइजेशन खत्म होकर वापस रीपोलराइजेशन हो जाएगा मसल का, जैसे ही रीपोलराइजेशन होगा, ये जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया था, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कैल्शियम वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला गया तो जो ट्रोपोनिन सी पे जो कैल्शियम जुड़ा था वो हट गया। जैसे ही ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम हटा, ये ट्रोपोनिन सी अब वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन आई आकर वापस किसके साथ जुड़ गया, एक्टिन के साथ में। और जैसे ये एक्टिन के साथ में जुड़ेगा, ये जो आपका डिटैच मायोसिन जो डिटैच हुआ था, तो ये एक्टिव साइट वापस क्या हो गई, ओपन। और अब इन एक्टिव साइट के साथ कौन जुड़ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन, यानी मसल हो गई रिलैक्स। यानी हमने कहीं पे भी मसल के रिलैक्सेशन के लिए एटीपी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो जब एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ कि मसल का रिलैक्सेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो, है ना, आप हमारे मेंबर हो तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है ताकि आप अपने डाउट्स हमारे साथ में शेयर कर सको। हम सारे पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।